हेलो एवरीवन। सो फाइनली हम लोग फिज़िक्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन को ही 12 जुलाई को ये चैप्टर शुरू हुआ था। सो समझ सकते हो आप लोग कितना लंबा इंतज़ार है। लॉज ऑफ मोशन, इसमें हमारा टॉपिक चल रहा था सेंटर ऑफ मास, तो हम लोग सेंटर ऑफ मास को ही कंटिन्यू करेंगे। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि सेंटर ऑफ मास को और कितने वीडियो लगेंगे, 2 वीडियो और लगेंगे। आज मैं बताऊंगा मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो कि ईजी हो जाएगा फटाक से। और फिर मैं आपको बताऊंगा सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में लास्ट पार्ट है। ठीक है, फिर आएगा कॉलिजन्स, बट कॉलिजन से पहले मुझे आपको लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन पढ़ाना होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसके ऊपर जो ग्रेनेड वगैरह के क्वेश्चन है वो नीट में ज़्यादा आते हैं। ठीक है, बॉम्ब वगैरह के। सो उनको भी हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और उसके बाद हम लोग कॉलिजन्स को एक बार ख़त्म करेंगे तो ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ओवरऑल मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि सितंबर ख़त्म होने से पहले ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए। सो आज हम लोग बात करेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आता है तो हमें उसके अंदर क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं, एनी आइडिया? सबसे पहला हमें दिखाई देता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो नॉर्मल बात है। दूसरा हमें दिखाई देता है उसका वेलोसिटी। तीसरा हमें दिखाई देता है उसका एक्सेलरेशन, और अगर एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब आया होगा वहाँ पे फोर्स। ठीक है, सो सेंटर ऑफ मास के मोशन में हमें ये बात करनी है कि अगर ये ऑब्जेक्ट इस वेलोसिटी से ऐसे घूम रहा है और ये ऑब्जेक्ट इस वेलोसिटी से ऐसे घूम रहा है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी क्या है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स है। अगर हम एक सिस्टम की बात करें तो जैसे हमारे पास यहाँ पे एक बड़ा सा पार्टिकल है और ये आगे की तरफ जा रहा है या फिर ये नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो नीचे की तरफ अगर ये जा रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि हर पार्टिकल नीचे ही जा रहा हो। कुछ पार्टिकल ऐसा 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 मोशन करेंगे, कुछ पार्टिकल सीधा मोशन करेंगे, कुछ पार्टिकल ऐसा मोशन करेंगे, कुछ पार्टिकल ऐसा मोशन करेंगे। तो जो पार्टिकल सीधा मोशन करेगा, सेंटर ऑफ मास वाला जो पार्टिकल होगा, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कौन सा मोशन करेगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, उस पर कौन सा फोर्स होगा, उसकी बात आज हम लोग करेंगे। जैसे आप लिखते हो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आप कौन सा लेते हो, सेंटर ऑफ मास का। आप लिखते हो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ टाइम, कौन सा वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास का। आप लिखते हो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, कौन सा वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, सो सेंटर ऑफ मास के हम इन पर्टिकुलर काइनेमेटिकल वैल्यूज़ की बातें आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, चलिए फटाफट डिराइव करते हैं फॉर्मूले। चलिए, सो हमारे पास फॉर्मूला था RCOM इज इक्वल टू M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 प्लस M4R4 प्लस MNRN अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 डॉट 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 MN, है ना। जितने ऑब्जेक्ट्स रहते थे उतना ही हम लोग इस फॉर्मूले को एक्सटेंड करते जाते थे। 3 ऑब्जेक्ट तो M3 तक, 5 ऑब्जेक्ट तो M5 तक, N ऑब्जेक्ट्स तो MN तक। ठीक, अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि दोनों साइड आप लोग डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये आ जाएगा dr अपॉन dt और ये आ जाएगा m1 dr अपॉन dt प्लस m2 dr2 अपॉन dt। ऐसा आगे भी रहेगा m3 dr3 अपॉन dt, m4 dr4 अपॉन dt। ठीक है, चलते रहेगा ये तो। और नीचे m1 प्लस m2 प्लस m3 ऐसा चलते रहेगा। dr बाई dt क्या होता है? dr बोले तो चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन बोले तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। ये डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास का, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी m1 डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल is the velocity of first particle, displacement upon time of second particle, velocity of second particle, ऐसी M3V3। सो फॉर्मूला रटने में काफ़ी आसान है, डेरिवेशन नहीं समझा होगा, ऐसा है क्या? अरे समझा होगा पूरा। ठीक है, कुछ भारी नहीं है यार। क्या किया हमने, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट कर दिया, है ना। क्या किया हमने, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दिया, आ गया हमारे पास फॉर्मूला। अब इसको दोबारा से विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करो तो VCOM अपॉन dt, dVCOM अपॉन dt इज इक्वल टू M1 dV1 अपॉन dt प्लस M2 dV2 अपॉन dt अपॉन M1 प्लस M2।
चेंज इन वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको बोलेंगे एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन। सो m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2, कुछ भारी है अभी तक नहीं है। वेलोसिटी अपॉन टाइम मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज नथिंग बट एक्सेलरेशन, बट किसका? सेंटर ऑफ मास का। सो आपको किसी का भी एक्सेलरेशन मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना हो या आपको वेलोसिटी निकालनी हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या इसमें एक्स और वाई वाला डायरेक्शन नहीं आएगा? मतलब आई कैप जे कैप वाला डायरेक्शन इसमें नहीं आएगा? आएगा। तो आप लोग उसको कैसे करोगे? आप लोग ऐसा लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन वाई डायरेक्शन, फिर आप वो वाली वेलोसिटी लोगे जो एक्स में रहेगी, वो वेलोसिटी लोगे जो एक्स में रहेगी। सपोज आपको वाई का निकालना है तो आप वो वाली वेलोसिटी लोगे जो वाई में रहेगी, ऐसा। ठीक है, समझ रहे हो? सो ऐसे आप लोगों को ये कैलकुलेट करना रहेगा। एक बार फिर से बता दूं मैं, हम लोगों ने नॉर्मल फार्मूले को ही डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो हमें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फार्मूला मिल गया। फिर हमने वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया तो हमें एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फार्मूला मिल गया। ठीक है, दोनों फार्मूले को अच्छे से नोट कर लो, कुछ भी भारी नहीं है इसमें। m1r1 m1v1 m1a1 खत्म। चलिए क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग। आपको क्वेश्चन में बोला है यहाँ पे आपके पास एक मास m का ऑब्जेक्ट है जो कि आगे फेंक दिया गया 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, और यहाँ पे भी आपके पास एक मास m का ऑब्जेक्ट है जो कि नीचे फेंक दिया गया एट एन वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ सेम 37 डिग्री। ठीक है, सो आपको क्वेश्चन में पूछता है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ, फाइंड द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन y डायरेक्शन टू x डायरेक्शन। मतलब y डायरेक्शन में जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है उसका आप लोग रेशियो निकालो विथ रिस्पेक्ट टू x डायरेक्शन में जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है उससे। ठीक है, चलो। सो ऐसा क्वेश्चन लिया है मैंने कि आपके लगभग कई सारे कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला काम आपको क्या करना है आप जानते हो? नहीं जानता? अरे भाई कंपोनेंट्स करने ना 37 डिग्री पे। सो आगे की तरफ आएगा 5 cos 37, ऊपर की तरफ आएगा 5 sin 37। अच्छा, यहाँ पे आएगा 10 cos 37 और नीचे आएगा 10 sin। ऊपर क्यों नहीं? अरे ऊपर जाओगे, अरे यहाँ से जब ऊपर जाओगे तो वो 90 डिग्री बन जाएगा, तो उसको 10 sin 90 बोलेंगे। नीचे रहो, नीचे 10 sin 37। मतलब कुछ लोग को ऐसा कन्फ्यूज़न होने लगता है, जैसे अभी ये वाला प्लैंक वाला हमारा जो क्वेश्चन था इसमें मतलब कुछ लोग सोचने लगते थे कि यार mg cos थीटा यहाँ लगता है तिरछे और mg sin थीटा आगे लगता है, तो एक mg sin थीटा पीछे भी लगेगा। मतलब वाह, ग्रेविटी पीछे भी भगाने लगी अब, मतलब ग्रेविटी इसको ऊपर धकेलने लगी अब। वाह, इन्वेंशन, डिस्कवरी। अरे थोड़ा लॉजिक लगाओ, लॉजिक से करोगे अगर चीज़ों को तो रटना नहीं पड़ेगा। अब रटोगे तो ऐसी गलतियाँ करोगे जो अभी मैंने की, मतलब जो अभी मैंने करके दिखाई है ना। अगर रटोगे तो यहाँ से आप लोग ऐसा कर दोगे 10 sin 37, जबकि ऐसा नहीं होता। ये 37 है, इसका मतलब ये 63 है। ये 37 है, इसका मतलब ये 63 है। सो दिस इज नथिंग बट 10 cos 63, सॉरी यार 53। कितना खराब है मेरा मैथ्स। हाँ, अगर ये 37 इसका मतलब ये 53 है। अरे पूरा 90 है ना, तो ये कितना आएगा? ये आएगा 10 cos 53, और 10 cos 53 की वैल्यू 10 sin 37 के इक्वल होती है। नहीं होती है? चलो प्रूफ कर देते हैं। सो ट्रायंगल तो मालूम ही होगा तुम्हें, बेसिक में ही बताया था मैंने। 90 डिग्री, 53 डिग्री, 37 डिग्री ऐसा हो, या फिर इसको सीधा बना लो 37 डिग्री 53 डिग्री। सो इसका वैल्यू आता है 5 3 4, 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग sin 37 की वैल्यू देख सकते हैं 3/5 है। cos 37 की वैल्यू देख सकते हैं 4/5। अरे कैसे जादू हो रहा है? अरे अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। tan 37 3/4 है। अच्छा, cos 53 क्या होगा? cos 53 होगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 3/5। देखो sin 37 भी तो वही है, तो वही मैंने बोला कि दिस इज नथिंग बट 10 cos 53, है ना। चलो, तो फालतू बातें थी वो छोड़ो, हमें पता करना है वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी का और उसका रेशियो। ठीक है, सो 5 cos 37 पहले निकाल लो। cos 37 इज नथिंग बट 4/5। सो इस साइड इसकी वेलोसिटी आ गई 4 मीटर पर सेकंड। 5 sin 37 मतलब 5 × 3/5 विच इज़ नथिंग बट 3 मीटर पर सेकंड।
सो अब इसकी ये वाली वेलोसिटी भूल जाओ, 5 मीटर पर सेकंड जो आगे उसको भूल जाओ। इस साइड है 4, ऊपर है 3। अच्छा, इस 10 का इधर 10 sin 37 आएगा, 10 × 3/5, 5 2 जा 10, ये आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। इधर 10 cos 37 करोगे मतलब 10 × 4/5, सो 5 2 जा 10, सो ये आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखना। तो इधर आया 6, उधर आया 8। शॉर्टकट मत मारना, मतलब अब कुछ लोग सोचेंगे कि यार मैं डायरेक्टली यहाँ पे 6 लिख दूँ, यहाँ पे 8 लिख दूँ, या मैं लिखूँ ही ना, तो बाद में सोचते भी रह जाओगे पहले वेलोसिटी ये वाली दी थी उससे हमने ये निकाली, या इससे हमने ये निकाली, और निकाली तो निकाली कैसे, है ना। तो पूरा लिखा करो ताकि आपको बार बार वीडियो ना ओपन करना पड़े। वरना कई सारे लोगों की लास्ट ईयर भी शिकायत रहती थी कि हम मैथ्स का वीडियो देख के जाते तो हमें दोबारा आना पड़ता है सोल्यूशन देखने। बोला मत लिखो, और एसएस लेके जाओगे तो दोबारा भाग के आओगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट। चलो, सो वेलोसिटी पता करनी है। सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। ध्यान रहे कौन सी वेलोसिटी, एक्स डायरेक्शन वाली, मतलब ये वाली। ठीक है, सो m1 कितना है m, v1 कितना है 4, m2 कितना है m, v2 कितना है 8, और अपॉन m प्लस m। सो 4m प्लस 8m हो जाएगा 12m, और अपॉन 2m। सो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन आ गई 6 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन इज 6 मीटर पर सेकंड। अच्छा, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन पता करते हैं। अब ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करेंगे, पहले खुद से ट्राई करो, रफ बुक में करना क्योंकि मुझे पता है गलत करोगे। ठीक है, चलो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन पता करें। सो m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। कौन सी वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास की। ठीक है, m1 कितना है m, v1 कितना है 3, m2 कितना है m, v2 कितना है -6। कर दी ना गलती भाई। डायरेक्शन भी आपको देखना पड़ता है बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो आप लोग ग्राफ याद रखो, ये वाला आगे की तरफ पॉजिटिव, पीछे की तरफ नेगेटिव। एक्स वाली दोनों वेलोसिटी आगे की तरफ थी तो हमने पॉजिटिव ली, ऊपर पॉजिटिव वाई की और नीचे नेगेटिव वाई की। ये वाली तो ऊपर थी पॉजिटिव थी तो हमने पॉजिटिव ली, नीचे नेगेटिव तो नीचे 6 है तो नीचे हमने नेगेटिव लिया। सो ये आ जाएगा 3m माइनस 6m अपॉन 2m। सो ये आ गया -3m अपॉन 2m। सो m कैंसिल हो जाएगा, सो -3 अपॉन 2 आ जाएगा -1.5। सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन वाई डायरेक्शन इज 1.5। वाई से एक्स का हमें रेशियो निकालना है तो निकाल लो, vy अपॉन vx इज इक्वल टू -1.5 अपॉन 6। सो दिस इज नथिंग बट 1:4। ठीक है, समझ में आया। रेशियो में माइनस वगैरह नहीं लिखते, ठीक है, तो डायरेक्शन दिखा रहा है आपको माइनस। सो आई होप आपके कंसेप्ट इससे क्लियर हो गए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं और भी क्वालिटी क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, ओके। सो एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक पुली है, वाह पुली, पुली तो हमारी फेवरेट है। ठीक है, पुली पे एक साइड मास है लेट से 2 kg का, और एक साइड पुली पे मास है 5 kg का, 1 मिनट लिखना मत, 6 kg का। ठीक है, आपको पता करना है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। हाँ मुझे पता है मेरी ड्राइंग गड़बड़ है, पुली को लकवा मार दिया है। आपको पता करना है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो कैसे करोगे, तो पहले आप लोग कर लो, आप लोगों को तो आ ही जाना चाहिए ना। आप लोग सबसे पहले इसका निकाल लो एक्सेलरेशन कैसे, m1v1 प्लस m1a1 प्लस m2a2 प्लस अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला यूज़ करके सीधा सीधा निकाल लो। बट a1a2 क्या होगा, सोचो पहले, आप सोच लो कि a1a2 क्या होगा, फिर मैं हिंट देता हूँ। सोच लिए, a1a2 मतलब इसकी सिस्टम की एक्सेलरेशन। तो आप इसका सिस्टम का एक्सेलरेशन जैसे निकालते थे लॉज ऑफ मोशन में, अभी भी लॉज ऑफ मोशन ही पढ़ रहे हैं ना, हाँ वैसे ही आप लोग निकाल दो। कैसे निकालोगे, एक्सेलरेशन का एक फार्मूला दिया था मैंने, सीधा सीधा, मैंने क्या मतलब बुक में दिया था, तो उस फार्मूले से सीधा सीधा आप इसका एक्सेलरेशन निकाल दो। चलो, सो मान लेते हैं कि ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन ए से, ये नीचे आ रहा है एक्सेलरेशन ए से, क्योंकि यहाँ पे पुली उली सब फ्रिक्शनलेस है, आइडियल पुली है, सब कुछ कंडीशन नॉर्मल है, तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा उस एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगा। ठीक है, ऊपर टेंशन T है, नीचे फोर्स 6G है, नीचे फोर्स 2G है, ऊपर टेंशन T है। ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो टेंशन ज़्यादा होगी, तो ये आएगा T माइनस 6G इज इक्वल टू 6A, मतलब T माइनस mg इज इक्वल टू ma। ये ब्लॉक नीचे जा रहा है तो ये आएगा 2G माइनस T इज इक्वल टू 2A, T कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हाँ -6G है यहाँ पे, -6G प्लस 2G आ जाएगा -4G। सो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 यहाँ जाएगा, सो एक्सेलरेशन आ जाएगी G/2।
ठीक है। अच्छा, -g/2 मतलब डाउनवर्ड्स रहेगी, ठीक है, इस साइड रहेगी। अगर अपवर्ड्स होती तो ये प्लस में आता, ठीक है। चलो, तो हमने इसका निकाला है। सो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना है, -g/2। अब इसका मैंने शॉर्टकट भी दिया था आपको कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m2 माइनस m1 मतलब 6 - 2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी बोले तो जी ले लो ना, a इज इक्वल टू 4g/8। सो एक्सेलरेशन आ गया g/2, ठीक है, दोनों तरीके से चलेगा। हाँ, तो ये एक्सेलरेशन आ गया, यही हमारा आंसर है? नहीं, ये तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन है। इसका मतलब है ये ऊपर जा रहा है g/2 से, ये नीचे आ रहा है g/2 से, ठीक है। सो फॉर्मूला लगाओ, क्या इतना सोच रहे हो। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। m1 कितना है 2, a कितना है g/2, m2 कितना है 6, a2 कितना है g/2। दोनों का एक्सेलरेशन सेम है ना। अरे ये भी a से ऊपर जा रहा है, वो भी a से नीचे आ रहा है। m1 प्लस m2 मतलब 2 + 6। सो 2 × g/2, 2 कैंसिल, यहाँ पे भी 2 × 3 = 6, g प्लस 3g आ जाएगा 4g अपॉन 8। अरे भाई, सेंटर ऑफ मास का भी एक्सेलरेशन आ गया g/2। जादू हुई गवा। हाँ, जादू नहीं है, मतलब गलती है यहाँ पे, और आप लोग नोटिस करो कि आखिर गलती क्या है। अगर गलती पकड़ लो तो मुझे बताओ, ठीक है। ढूंढो गलती आखिर कहाँ है, ढूंढो एक बार। सोच लिए? पिछले क्वेश्चन में जाओ। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको एक ऐसा पॉइंट बताया था जहाँ पे आप गलती कर सकते थे, वही गलती यहाँ पर भी है। अब हिंट मिल जाएगा आपको। मिली गलती? नहीं मिली? अरे भाई साहब, मैंने बोला था जब ऑब्जेक्ट नीचे जाता है तो उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हम नेगेटिव लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो उसका वेलोसिटी एक्सेलरेशन हम पॉजिटिव लेते हैं। तो 6g वाला नीचे जा रहा है ना, तो ये माइनस आएगा। अब -3g, ये 2 कैंसिल, ये बचा g, और यहाँ पे 2 × 3 = 6 कैंसिल, ये बचा 3g, g - 3g आएगा -2g। सो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आएगा -g/4, मतलब सेंटर ऑफ मास किधर जा रहा होगा, नीचे। इसका वजन इतना ज़्यादा है कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इस साइड आएगा और ये नीचे जाएगा g/4 से। अब ध्यान रखना, ऐसी गलती मत करना। अगर ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन नेगेटिव ही रखना। याद कैसे रखोगे, ग्राफ से। ग्राफ का यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। तो इन सब का ध्यान रखना। चलो, इस क्वेश्चन को नोट कर लो, जो गलतियाँ की इसमें उसको नोट करके लिख लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी तो हम लोग वेलोसिटी एक्सेलरेशन में खेल रहे हैं, फोर्स अभी आना बाकी है। फोर्स वाले में हम लोग थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से खेलेंगे, ठीक है। वीडियो लंबी होगी, 1 घंटे 10 मिनट 1 घंटे की हो जाएगी। हाँ, तो लास्ट लेक्चर में, मतलब पहले लेक्चर में भी मैंने आपको इस तरीके के कुछ क्वेश्चन कराए थे। जैसे यहाँ पे हमारे पास कोई 5 kg का ऑब्जेक्ट है जो कि आगे गया 10 मीटर, और यहाँ पे हमारे पास कोई 1 kg का ऑब्जेक्ट है, ये कितना आगे या पीछे जाए कि सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहे। बाय व्हाट डिस्टेंस 1 kg mass should be moved so that center of mass remains constant, unchanged या फिर constant, ठीक है, अनचेंज्ड रहना चाहिए। सो देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। इसके लिए तो मैंने आपको डायरेक्ट फार्मूला बताया था, m1r1 इज इक्वल टू m2r2, बट 3 ऑब्जेक्ट आने पर, 4 ऑब्जेक्ट आने पर वो नहीं काम करता। सो हम बेसिक फार्मूला यूज़ करते हैं, m1dr1 प्लस m2dr2 अपॉन m1 प्लस m2। अब सेंटर ऑफ मास तो चेंज हुआ नहीं है, तो ये 0 हुआ। m1 है 5, r1 हुआ है 10 मीटर आगे की तरफ, m2 है 1, r2 हमें पता नहीं, और नीचे आएगा 5 + 1, ये इससे जाके 0 हो जाएगा, 5 + 1 6 होगा, और ये 6 इस 0 से जाके मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। dr2 इस साइड आएगा, सो ये आ जाएगा 50 - dr2 इज इक्वल टू 0। सो dr2 आ जाएगा 50। मतलब इस 1 kg ब्लॉक को आप लोग 50 मीटर आगे लेकर जाओ। ऐसा क्यों, इतना ज़्यादा आगे आखिर इसको क्यों? क्योंकि इसका मास बहुत कम है। ये थोड़ा बहुत आगे पीछे करेगा तो सेंटर ऑफ मास को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत। हाँ, तो ये 10 मीटर आगे गया तो इसको 50 मीटर आगे जाना पड़ेगा, तब सेंटर ऑफ मास इसका फिट बैठेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा फील रहना चाहिए इस चीज़ का, वरना भी आंसर अगर 5 मीटर आता तो मैं आंसर नहीं मार्क करता, क्योंकि मुझे पता है भाई ये 10 मीटर आगे गया, इसका मास बहुत कम है, तो कम से कम 10 मीटर से ज़्यादा तो ये आगे जाना ही चाहिए। बट कुछ लोग जो रटे रहते हैं वो लोग 5 मीटर आने पर यूँ मार्क कर देंगे, ले जा, ठीक है। तो चेक मॉडरेटर भी बोलेगा ले जा 0 या -1, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक 1 kg का मास है, सेम अगेन,
और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 5 ले चुके हैं। लेट से 3 kg का मास है और 3 kg के मास को हम लोग थोड़ा सा 1 kg के मास को हम लोग थोड़ा सा ऊपर लेकर गए, लेट से 10 मीटर। सो कितना 3 kg के मास को ऊपर या नीचे लेकर जाएं कि सेंटर ऑफ मास 2 मीटर शिफ्ट हो जाए। ठीक है, बाय व्हाट हाइट 3 kg mass should be shifted, 3 kg mass should be shifted so that center of mass shift 1 मीटर। मुझे पता है आपकी आंखें ब्लर हो रही है, मार्कर ब्लर हो रहा है, सो हम लोग थोड़ी देर में नॉर्मल करेंगे। शिफ्टेड सो दैट सेंटर ऑफ मास शिफ्ट 2 मीटर। चलो भाई इस क्वेश्चन को कर दो तो समझ जाएंगे कि ये कंसेप्ट आपको आ चुका है। वैसे आ ही गया होगा, पहले लेक्चर में हमने काफ़ी क्वेश्चन इसके कर लिए थे। चलो फटाफट बताओ आंसर। DRCOM इज इक्वल टू M1 DR1 प्लस M2 DR2 अपॉन M1 प्लस M2। तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा M1 कितना है भाई 1, R1 कितना है ऊपर की तरफ है तो 10, M2 कितना है 3, इसका DR2 पता नहीं, ये तो 0 हो गया तो इसको यहाँ लेकर जाएंगे तो DR2 आ जाएगा 3/3। फंस गए ना, कम लोग फंसे होंगे बट फंसे होंगे कुछ लोग, मुझे पता है। भाई बोला इसमें 2 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाए मतलब DRCOM 2 आएगा और M1 यहाँ पे 1 है, R1 है 10, M2 का पता नहीं, अरे M2 है 3, DR2 का पता नहीं, और नीचे आएगा 1 + 3, 1 + 3 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 इज इक्वल टू 10 + 3 DR2। अब 10 यहाँ जाके माइनस होगा सो ये आ जाएगा -2, सो -2/3 इज व्हाट DR2। मतलब इसको हमें नीचे की तरफ शिफ्ट करना होगा कितना 2/3 मीटर। 2/3 मीटर हमें 3 kg ब्लॉक को नीचे शिफ्ट करना होगा तो सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगा। याद रखो हल्का, अगर भारी ऑब्जेक्ट को आगे ले जाया गया और सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रखना है तो हल्के ऑब्जेक्ट को और आगे ले जाना पड़ता है। अगर हल्के ऑब्जेक्ट को आगे ले जाया गया और सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रखना है तो भारी ऑब्जेक्ट को पीछे लाना पड़ता है। अब डिपेंड करता है, बट आप ये फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको पता ही चल जाएगा। माइनस आ जाएगा तो इसका मतलब आपका आंसर, मतलब माइनस आ गया तो इसका मतलब नीचे या इस साइड है, पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब ऊपर या उस साइड है। सो ऐसा आप लोग समझ सकते हो, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अब बहुत हो गए, अब मजा शुरू करते हैं, मतलब अब फोर्स की बात करते हैं सेंटर ऑफ मास में। ओके, लेट्स सी अबाउट फोर्स। ठीक है, कैसे रिलेट कर सकते हैं हम लोग उससे। एक फॉर्मूला मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3 डॉट mnan अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5 mn। ठीक है, चलो भाई ठीक है, मान लिया। अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिलेगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5 डॉट mn m500। वाह, और इधर है m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3 डॉट mnan। सो हमारा m1 m2 m3 मिलके पूरा का पूरा हो जाएगा टोटल मास m, और ये हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। m1a1 इज नथिंग बट फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल। मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स। सो ये है फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल। m2a2 इज नथिंग बट फोर्स ऑन सेकंड पार्टिकल। m3a3 इज नथिंग बट फोर्स ऑन थर्ड पार्टिकल। ठीक है, mnan इज नथिंग बट फोर्स ऑन nth पार्टिकल। तो सारी फोर्सेस अगर हम मिला दें तो सिस्टम पे ये फोर्सेस किसी सिस्टम पे लग रही हैं अलग अलग पार्टिकल्स पे, तो पूरा फोर्स अगर हम मिला दें तो हमें मिल जाएगा नेट फोर्स। सो F नेट आ जाएगा m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ COM, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये होता है नेट फोर्स। आया मजा? आया ही होगा। इस m1 m2 m3 को सबको हमने एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास से मल्टीप्लाई कर दिया। सारे मासेस को जब आप जोड़ोगे किसी सिस्टम में तो आपको सिस्टम का टोटल मास मिल जाएगा। टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 डॉट mnan। m1 a1 मतलब फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल, m2 a2 मतलब फोर्स ऑन सेकंड पार्टिकल। तो ये सारी फोर्सेस को मिलाओगे तो आपको नेट फोर्स मिलेगा। सो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, टोटल मास, m क्या है आपका टोटल मास। ठीक है, अच्छा अब यहीं पे आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो आपके लिए एकदम मतलब क्या बोलते हैं उसको अरे याद नहीं आ रहा, जो आप
कड़ी तपस्या करते हो, वरदान, ठीक है। सो वरदान बताने जा रहा हूं मैं आपको। अगर नेट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर 0 है तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास पर फोर्स 0 है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स 0 है तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास पर जो फोर्स है वो 0 है। तो क्या इसका मतलब है F1 0 होगा, F2 0 होगा? ऐसा कुछ है नहीं, यही है वरदान। F1 0 हो ये सही बात नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे एक मास ले लूँ m, इस पे आगे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, पीछे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, तो सेंटर ऑफ मास पे कितना फोर्स लगेगा? 0। क्यों? क्योंकि 10 आगे 10 पीछे, तो सेंटर ऑफ मास ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। बट अगर मैं फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल बोलूँ तो वो 10 न्यूटन है, फोर्स ऑन सेकंड पार्टिकल बोलूँ तो वो 10 न्यूटन है। तो जरूरी नहीं है कि अगर नेट फोर्स 0 हो तो सारे पार्टिकल्स का फोर्स 0 हो, बट हाँ ऐसा हो भी सकता है कि 0 हो। कैसे? हटा दो ये 10-10 न्यूटन, रुका हुआ है अभी ऑब्जेक्ट, तो नेट फोर्स 0 है ना, और ग्रेविटी भी यहाँ पे नहीं है तो mg फोर्स भी नहीं लगेगा। तो सेंटर ऑफ मास का फोर्स 0 रहेगा अगर F नेट 0 है, बट F1 0 रहे ये जरूरी नहीं है। अच्छा, और क्या है भाई? इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो कांस्टेंट रहेगा, बट ये जरूरी नहीं कि A1 0 के इक्वल रहे। मतलब पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक्सेलरेशन 0 रहेगा, बट ये जरूरी नहीं कि हर एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 हो। जैसे आपको मैं रोटेशनल मोशन वाला दोबारा से एग्जांपल दिखा दूं, जहां पे हमारे पास बॉल थी, ये बॉल ऐसे 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 घूम के नीचे आ रही थी, तो ये पार्टिकल रोटेट करके जा रहे थे, बट सेंटर ऑफ मास वाला पार्टिकल सीधे जा रहा था विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इसका एक्सेलरेशन 0 होगा सेंटर ऑफ मास वाले का, ये 100% फिक्स्ड है कि सेंटर ऑफ मास पर अगर फोर्स 0 है तो सेंटर ऑफ मास वाले का एक्सेलरेशन 0 होगा, बट हर एक पार्टिकल का 0 है ये जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि ये देखो ये लोग गोल गोल घूम रहे, इस बॉल के जो पार्टिकल्स ऐसा गोल गोल घूम रहे, गोल गोल घूम रहे मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, सो इट कैन नॉट बी 0। हाँ, तो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो ये जरूरी नहीं है, बट सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, चाहे वो 0 हो चाहे वो कांस्टेंट हो। कई लोग ऐसी गलतियां करते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं लॉज ऑफ मोशन का ही, बहुत लोग गलतियां करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक मास m का ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे टंगा हुआ है यहाँ पे मास 2m के साथ, ये 2m का मास जो है वो आगे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और ये आगे भी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो लोग क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने लगते हैं। क्यों भाई? ये 10 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है, ये 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, सो एक्सेलरेशन 0 रहेगा ना। एक्सेलरेशन 0 रहेगा तो इसका मतलब F नेट 0 रहेगा, और F नेट 0 रहेगा तो आपको सीधा इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस लगाना है, ये लगाने की तो जरूरत ही नहीं है। नहीं समझा? चलो समझ जाओगे, समय आपको सब कुछ सिखा देगा, समय और ढेर सारे क्वेश्चन सब कुछ आपको सिखा देंगे, ठीक है। सो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट हो ये जरूरी है, बट बाकी सारी वेलोसिटी कांस्टेंट हो ये जरूरी नहीं है, बाकी सबकी वेलोसिटी चेंज भी हो सकती है, ठीक है। चलो पहले ये समझ लो, फिर मैं इसको आपको दोबारा से पूरा लिख के देता हूँ, ठीक है। ये समझ लो पहले, चलो कंसेप्ट लिख लो। कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट ये है कि आपको इसको यूज करना है हर जगह पे, और यहाँ पे आज कुछ क्वेश्चन में, कुछ नहीं लगभग हर क्वेश्चन में इसके बाद आपको यूज आएगा रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो मैं आपको वो भी बताऊंगा, टेंशन मत लो, देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर सिस्टम इनिशियली रेस्ट पे था, इफ द सिस्टम वॉज इनिशियली एट रेस्ट, वॉज इनिशियली एट रेस्ट, अगर सिस्टम इनिशियली रेस्ट पे था, सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियली 0 रहेगी, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 रहेगा, F नेट मतलब नेट फोर्स 0 रहेगा, बट हर एक पार्टिकल का 0 हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। एक्सेलरेशन F नेट, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियली नहीं, अब थ्रू आउट की बात कर रहे हैं, मतलब पूरी जर्नी के दौरान कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वुड बी कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियली वुड बी 0, और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वुड बी 0, नेट फोर्स विल बी 0। अब लास्ट में जाके ये ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में जाने के बाद जो सिस्टम रुकेगा, फाइनली द सिस्टम विल बी एट रेस्ट, मतलब जब भी सिस्टम लास्ट में जाके रेस्ट पे आए तो कंसेप्ट आ रहा है फाइनली द सिस्टम विल बी एट रेस्ट। कंसेप्ट अभी तक आया नहीं है, कंसेप्ट इतना बड़ा
ज्यादा शो ऑफ हो गया ना। सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट रेस्ट, याद रख लो। जाहिरात लेखन जैसे लिखते थे ना, वैसा लिख के इसको सजा लेना। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में अगर इतना कंसेप्ट आपको पता है और इसका एप्लीकेशन अच्छे से आ गया, वो आ ही जाएगा। मैं अभी 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा इंपॉर्टेंट वाले, आ जाएगा आपको। अगर सिस्टम इनिशियली रेस्ट पे था तो फाइनली भी वो रेस्ट पे रहेगा, और ड्यूरिंग जर्नी सेंटर ऑफ मास इनिशियली 0 रहेगा, वेलोसिटी, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 रहेगा, नेट फोर्स 0 रहेगा, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास थ्रू आउट जर्नी कांस्टेंट रहेगी। तो फाइनली सिस्टम रेस्ट पर जब आएगा तो सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। क्या बोला? अगर सिस्टम इनिशियली रेस्ट पे था तो फाइनली सिस्टम रेस्ट पर आएगा और सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज नहीं आएगा। अब ये कैसे हुआ? देखो, हम लोग अभी तक क्या एग्जांपल ले रहे थे कि हम लोग बॉल को ऊपर लेके गए और वहां पे सेंटर ऑफ मास चेंज हो गया। बट अब की बार सिस्टम इनिशियली रेस्ट पे था, उस पर कोई फोर्स लगा, बट नेट फोर्स 0 था। हमने अभी तक कुछ फोर्स से उसको ऊपर लेकर गए, बट अब की बार नेट फोर्स 0 है। तो इसके वजह से फाइनली जब सिस्टम रेस्ट पर आएगा तो सेंटर ऑफ मास भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अच्छे से नोट कर लो। इस पे अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, सो अब आपका इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हमारे। पहला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द, चलो क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक बोट है, बोट की लंबाई है 4 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 4 मीटर। इस पे एक बंदा खड़ा है, ठीक है। लेट से हमारे पास एक बंदा खड़ा है, मैन एम, ठीक है। ये एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे जाने लगा। मैन का मास है 60 kg और बोट का मास है 40 kg। तो आपको पता करना है कि बोट जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट। मैन ने क्या किया, यहाँ से वो चलना शुरू कर दिया बोट के उस कॉर्नर पे। मैन यहाँ से चलना शुरू कर दिया बोट के उस कॉर्नर पे, और जब वो उस कॉर्नर पे पहुंचा तो बोट का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब कुछ लोग इसको सोच रहे होंगे कि यार मैन यहाँ से यहाँ गया तो बोट को क्या होगा। नहीं, इमेजिन करो आप किसी ऐसी चीज पर खड़े हो जहां पे फ्रिक्शन नहीं है ज्यादा, तो आप जब आगे बढ़ोगे ना तो वो चीज पीछे जाएगी। आप जब आगे बढ़ोगे तो वो चीज पीछे जाएगी। तो ये बोट पानी में है, जब मैन आगे बढ़ेगा तो बोट पीछे जाएगी। वैसे भी बोट का जो वेट है देखो 40 kg, मैन का वेट देखो 60 kg। तो मैन जब आगे जाएगा बोट तब पीछे जाएगी। तो ये पीछे कितना जाएगी वही आपका क्वेश्चन है। नहीं इमेजिन हुआ। सपोज आप बलून लिए हुए, ठीक है, बलून के साथ आप उड़ रहे हो। जब आप बलून को पकड़ के जब ऊपर चढ़ोगे, इस पे भी एक क्वेश्चन आएगा, अभी बंदर भी खेलेंगे हम लोग। जब आप बलून को लेके ऊपर चढ़ोगे तो एक्चुअल में आप उस बलून को नीचे खींचोगे। तो अगर 10 मीटर आप ऊपर चढ़ोगे तो 5 मीटर बलून नीचे आएगा। अज्यूम कर लो, कुछ ना कुछ तो नीचे आएगा ना। आप जब बलून के ऊपर चढ़ोगे तो बलून को आप खींचोगे तो बलून भी नीचे आएगा। फील हुआ या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आप किसी चीज पर चल रहे हो तो आप जब चलते हो तो वो चीज एक्चुअल में पीछे जाती है, और यहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह जैसी कोई चीज है नहीं। वैसे अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ये चल भी नहीं सकता, मान लो फिजिक्स मानने की चीज है, ठीक है। तो ये जब आगे बढ़ेगा तो बोट पीछे जाएगी। तो कितना पीछे जाएगी वही क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट when the man reaches another corner। दूसरे कॉर्नर पे पहुंचने के बाद बोट का जो स्पीड है, डिस्प्लेसमेंट है, वो कितना होगा। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन है। तो इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे है, आंसर है यहाँ, सॉल्यूशन है। इनिशियली सिस्टम रेस्ट पर है, नेट फोर्स 0 है, कोई फोर्स लग नहीं रही है, फ्रिक्शन वगैरह सब गायब है, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, वो कट जा रहा है, छोड़ो उसको। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है। फाइनली भी सिस्टम रेस्ट पर रहेगा, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट पर रहेगा, मतलब सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। यही मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले वरदान दिया, मतलब टेक्स्ट बुक ने दिया मुझे, मैंने दिया आपको, आप दोगे किसी और को। तो नेट फोर्स जब 0 रहेगा, सेंटर ऑफ मास 0 रहेगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 रहेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो फाइनली जब सिस्टम रेस्ट पर आएगा तो सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट पर रहेगा। ठीक है, सो सीधा वही फॉर्मूला लगाओ। कौन सा वाला? m1r1 इज इक्वल टू m2r2 वाला, मतलब dr1 drcom इज इक्वल टू m1 dr1
प्लस M2 dr2 अपॉन M1 प्लस M2। अब यहाँ पे आ जाता है कंसेप्ट। आपको ये याद रख लेना है कि ऑलवेज, चाहे आप डिस्प्लेसमेंट लो, चाहे आप वेलोसिटी लो, चाहे आप एक्सेलरेशन लो, सो आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बोट लेनी है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बोट लेनी है आपको। तो बोट के नजरिए से आपको देखना होगा कि बंदा कितना चला। अब सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है, मतलब ये जीरो होगा। आप लोग अगले स्टेप में लिखना, काट कूट के ऐसा जीरो मत कर दो। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी जीरो हो जाएगा। सो जीरो इज इक्वल टू M1 dr1 प्लस M2 dr2। M1 कितना है 60। इस मैन ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? लेट से कि जब मैन आगे जा रहा था तब बोट पीछे आई x मीटर, जब मैन आगे जा रहा था तब बोट आई पीछे x मीटर। सो मैन ने एक्चुअल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? मैन आगे भी जा रहा था, बोट पीछे भी आ रही थी, मतलब मैन ने एक्चुअल में 4 माइनस x मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। कैसे? देखो, मैन जब 4 मीटर आगे जा रहा था तो बोट भी पीछे जा रही थी, मतलब मैन यहां पहुंचा होगा। जैसे आप लोग ऐसा समझ सकते हो कि ट्रक पर आप खड़े हो, ठीक, फाइटिंग सीन चल रही है, ट्रक पर आप खड़े हो और एक सेकंड के लिए आप ट्रक से ऊपर जंप कर गए और जंप में आप 2 सेकंड तक रहे, तो तब तक ट्रक नीचे से निकल जाएगा ना। तो वैसा कुछ, आप ट्रक पे 10 मीटर आगे बढ़ो, लंबी ट्रक है बहुत, 10 सेंटीमीटर आगे बढ़ो, तब तक ट्रक 20 सेंटीमीटर आगे बढ़ जाएगा। सो वही है यहाँ पे कि आप इससे, ये बंदा इतना चलेगा तब तक बोट भी थोड़ा चल देगी, तो इसको कम चलना पड़ेगा। समझ रहे हो? ये आदमी 4 मीटर जाना चाहता है बट ये थोड़ा सा जाएगा, तब तक बोट और पीछे जाएगी, तो एक्चुअल में जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो होगी 4 माइनस x। पूरा का पूरा 4 ये ट्रेवल नहीं करेगा क्योंकि बोट भी पीछे जा रही है। M2 है 40 बोट और बोट कितना चली है पीछे माइनस x। सो ये 40 माइनस x को यहाँ पे लेकर आओ, ये माइनस 40x यहाँ के प्लस 40x हो जाएगा और ये हो जाएगा 240 माइनस 60x। इस 60x को यहाँ पे जोड़ दो तो 100x इज इक्वल टू 240। 0 0 कैंसिल, ये भी कैंसिल, सो x आ गया 2.4 मीटर। मतलब बोट पीछे आई 2.4 मीटर और आदमी चला आगे 1.6 मीटर। समझ गए जादू? आदमी को सिर्फ 1.6 मीटर चलना पड़ा और वो दूसरे कॉर्नर पे पहुंच गया, है ना। चलो, सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फील लेते जाओ, फील नहीं लोगे तो समझ में नहीं आएगा। चलिए बंदर खेलते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक बलून है और बलून पे हमारे पास यहाँ पे एक बंदर है, ठीक है, बहुत ही सुंदर बंदर है। वाह गजब। सो हमारे पास यहाँ पे बंदर है और इस पूरे लेंथ जो है, बलून की जो लेंथ है वो है L, ठीक है। और जब बंदर इस बलून के ऊपर चढ़ेगा सो बलून कुछ नीचे आएगा। अरे ऑब्वियस सी बात है यार, बलून, मंकी ऊपर जा रहा है तो वो मंकी कैसे ऊपर जाएगा? बलून को नीचे खींच के ऊपर जाएगा ना। आप जब रस्सी चढ़ते हो तो रस्सी को खींच के ऊपर चढ़ते हो, बट रस्सी कैसी होती है? इनएक्सटेंसिबल, वो नीचे नहीं आती। बट बलून ऐसा थोड़ी है, बलून नीचे आ जाएगा। सो ये नीचे आ जाएगा, लेट्स से x। सो ये कितना नीचे आएगा जब बंदर ऊपर पहुंच जाएगा, वही हमारा क्वेश्चन है। बाय व्हाट डिस्टेंस द बलून विल कम डाउनवर्ड, व्हाट डिस्टेंस द बलून शिफ्ट डाउनवर्ड, balloon shifts downward when monkey reaches the top, when monkey reaches the top, monkey reaches the top, ठीक है। सो लेट से ये पूरी लेंथ L है बलून की और बलून x डिस्टेंस नीचे आया जब मंकी ऊपर गया। तो फिर से वही है यार, नेट फोर्स 0 है, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का 0 है, सिस्टम पहले रेस्ट पे था, फाइनली भी रेस्ट पर रहेगा, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगा। सो DRCOM इज इक्वल टू M1 dr1 प्लस M2 dr2 प्लस M3 dr3। अरे 2 ही मास है भाई। अच्छा, मास भी कुछ दिया था क्या? लेट से हमारे मंकी का मास है M और बलून का मास है M, ठीक है, अपॉन M1 प्लस M2। सो ये तो 0 रहेगा, ये इससे मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा। M1 लेट से बलून का मास ले लेते हैं M। अब बलून नीचे आएगा x, मतलब माइनस x, ठीक है। अच्छा, M2 हमारा मंकी का मास है। अच्छा, मंकी लेंथ L ऊपर जा रहा है बट एक्चुअल में हमें मंकी का वो डिस्प्लेसमेंट लेना है जो विथ रिस्पेक्ट टू बलून हो। तो मंकी ऊपर जा रहा है और बलून नीचे आ रहा है, तो वेलोसिटी होगी L माइनस x। इसको आप लोग ऐसे फील कर सकते हो
जैसे आप लोग ऊपर जा रहे हो तो बलून भी नीचे आएगा, है ना, तो आपको कम डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा। आप 2 मीटर ऊपर चढ़ोगे तब तक आप बलून को 1 मीटर नीचे खींच लोगे। अब साइंटिस्ट लोग सोच रहे, मतलब आप ही लोग में से साइंटिस्ट लोग सोच रहे कि यार मैं बलून पे कैसे चढ़ गया। लेट से आप बंदर हो, आपका वेट 1 kg है, बहुत छोटे हो आप, 1 kg का आपका वेट है, तो आप ऐसे चढ़ जाओगे, ठीक है। सो L माइनस एक्स हो गया, सो ये m इंटू माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एम एक्स को 0 के पास ले आओ, सो mx, ये हो जाएगा ml माइनस mx, ठीक है। सो हमें पता क्या करना है, x का वैल्यू, सो इस mx को यहाँ भेज दो, सो mx प्लस mx इज इक्वल टू ml। अब यहाँ से x कॉमन ले लो, सो ये आ गया m प्लस m और यहाँ पे आ गया ml, सो x आ जाएगा ml अपॉन m प्लस m। रट्टा मार लो, सीधा सीधा क्वेश्चन आया तो ठोक देना आंसर, ठीक है। आंसर क्या आएगा, ml अपॉन m प्लस m। समझ में आया कैसे किया हम लोग ने, बहुत ईजी था यार, समझ जाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और भी टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। लेट से हमारे पास यहाँ पे एक प्लैंक है और यहाँ पे एक मास है m का, इसका मास m है, इसका मास 10m है और आपको पता करना है, अच्छा ये पूरी डिस्टेंस है 2.2 मीटर, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। आपको पता करना है फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द वेज, फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द वेज। वेज बोले तो ये, when mass m reaches the lowermost point, lowermost point। अब कुछ लोग इसको फेल नहीं कर पा रहे होंगे, भाई ये देखो नीचे आ रहा है तो इसका मतलब ये पीछे जाएगा ना यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। जैसे आप लोग झूले पे बैठो तो झूले पे आप नीचे जाते हो क्योंकि वो फ्रिक्शन के वजह से वहीं पे जमा हुआ रहता है, और अगर झूले से फ्रिक्शन हटा दिया जाए तो तुम नीचे भी गिरोगे झूला पीछे भी जाएगा, तुम नीचे भी गिरोगे झूला पीछे भी जाएगा। हुआ फील? आप झूले से जब नीचे स्लाइड करोगे तो झूला पीछे भी जाएगा और आप आगे भी जाओगे, आप पीछे झूला आगे, आप आगे झूला पीछे, ठीक है। सो सेम थिंग यहाँ पर है, जब ये आगे नीचे जाएगा सो इसको धक्का देगा 10m वाले को, है ना, ये जब नीचे जाएगा तो ये इसको धक्का देगा तो ये पीछे जाएगा और ये नीचे जाएगा, ठीक है। सो ये कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वो कितने डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, यही आपका क्वेश्चन है। सो ये इतना नीचे जाएगा तब तक ये इतना पीछे भी चला जाएगा, मतलब ये यहाँ तक पहुंचा तब तक ये 10m वाला वेज जो है वो इतना पीछे चला जाएगा तो ये यहाँ पे पहुंच जाएगा अपना मास m। इसको फील करो, जब तक फील नहीं करोगे नहीं समझेगा, बिलीव मी। आप ये ब्लॉक थोड़ा सा नीचे गया तब तक ये 10m वाला पीछे चला गया, ये मास m वाला थोड़ा सा नीचे गया तब तक ये 10m वाला पीछे चला गया, थोड़ा सा नीचे ये एकदम पीछे, तो ये यहाँ पे पहुंच जाएगा। जैसे आप झूले पे बैठे हो, ठीक है, ये आप झूले पे बैठे हो, आप यहाँ झूले से स्लाइडिंग कर रहे हो, आप जब झूले से स्लाइडिंग कर रहे हो तो झूला भी पीछे जा रहा है, आप भी नीचे जा रहे हो, तो सोचो झूला भी पीछे जा रहा है x डिस्टेंस और आप भी नीचे जा रहे हो, तो इसका मतलब आप कम झूल पाओगे। कैसे? झूला आपको पीछे ले जाएगा और आप आगे लेकर जाओगे तो आपकी डिस्टेंस कम रह जाएगी। सो यहाँ पर भी ये मास m यहाँ पहुंचेगा तब तक ये थोड़ा सा पीछे चला जाएगा और इसके पीछे जाने के कारण इसकी डिस्टेंस थोड़ी सी कम हो जाएगी, ये यहाँ पे पहुंच जाएगा तुरंत, ठीक है। मैं ओवरऑल ये कहना चाहता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू दिस वेज इज नथिंग बट 2.2 माइनस x, मतलब ये पूरा 2.2 मीटर डिस्टेंस नहीं ट्रेवल करेगा, ये माइनस x, इससे माइनस x डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। चलो देखते हैं। DRCOM 0 रहेगा क्योंकि नेट फोर्स 0 है, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगा। M1 R1, ठीक है, ये 0 है, ये इससे मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, छोड़ दो इनको। M1 है मास m का और इसका डिस्प्लेसमेंट है 2.2 माइनस x, M2 है 10m का, इसका डिस्प्लेसमेंट है माइनस x, पीछे की तरफ है तो माइनस, पीछे की तरफ है तो माइनस, आगे की तरफ होता तो प्लस। ये इसको यहाँ भेजो तो ये हो जाएगा 10mx और ये हो जाएगा 2.2mx, 2.2 माइनस mx, ठीक। एब को कैंसिल कर दो, सो ये आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 2.2 माइनस x, इस x को यहाँ जोड़ दो, सो 11x इज इक्वल टू 2.2, सो x इज इक्वल टू 2.2 अपॉन 11, सो पॉइंट उड़ा दो, ये आ गया 0, सॉरी 2.2 अपॉन 11, सो पॉइंट यहाँ से उड़ाया तो यहाँ पे आया 0, 11 2 22 तो होता है बट यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होगा, ये 0.2 मीटर आ जाएगा, ठीक है।
मतलब ये जब मास m जो है उसको 2 ही मीटर ट्रेवल करना रहेगा और 10m वाला 0.2 मीटर पीछे चला जाएगा। अब अगर मेरा आंसर ये 1.2 मीटर आया होता तो क्या मैं आंसर मार्क करता? नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है भाई ये बहुत भारी है, ये बहुत भारी और ये बहुत हल्का है, 10 गुना भारी है इससे। अगर ये 10 kg का है, ये 100 kg का है, तो ये कितना भी फोर्स लगा ले ये 1 मीटर तो इसको पीछे नहीं ढकेल सकता। तो अगर मेरा आंसर 1 मीटर आया होता तो मैं इसको अवॉइड करता। इसलिए चीज़ों को समझा करो थोड़ा सा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं, बहुत हो गया फालतू काम। हमारे पास यहाँ पे बोट है, अगेन इसकी लेंथ है 4 मीटर, ठीक है। बोट का वेट अगेन लेट्स से 40 kg। यहाँ पे हमारे पास मैन ए है और यहाँ पे हमारे पास मैन बी है, ठीक है। और दोनों को पता नहीं क्या हुआ, मतलब दोनों ने बीच में एक नाव में छेद देख लिया, ठीक है, बीच में। सो दोनों लोग देखने आ गए कि आखिर ऐसा कैसे हो गया और अब हम अपनी जान कैसे बचाए, ठीक है। सो आपको पता करना है कि इसका वेट है 50 kg, इसका वेट है 60 kg। सो आपको पता करना है जब इन लोग सेंटर पर बैठे, सेंटर पर गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बोट का। अगर सिस्टम इनिशियली रेस्ट पे था, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट। नहीं, ऐसा लिखो। both A and B walks towards the center of the boat, to the center of the boat. Find the displacement of the boat if the system was initially at rest. ये लाइन रहनी जरूरी है, वरना इनिशियली रेस्ट पे नहीं था तो नेट फोर्स 0 नहीं थी, तो बाद में भी नेट फोर्स 0 नहीं रहेगी। तो सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट हो इसकी कोई गारंटी भी नहीं है इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है। फिलहाल आज तो ये कंडीशन रहेगी क्योंकि आज हम लोग इसी के क्वेश्चन कर रहे हैं। अच्छा, बीच में आए हैं, इसका मतलब इसने 2 मीटर ट्रेवल किया होगा, इसने भी 2 मीटर ट्रेवल किया होगा। तो बोट ने कौन सी तरफ ट्रेवल किया होगा, ये भी अब सवाल है। क्या बोट इसके पीछे गई होगी या इसके पीछे गई होगी? सोचो, थोड़ा सोच के बताओ। तो आप लोग इसको कहीं भी ले सकते हो, मतलब सो वेलोसिटी का डायरेक्शन आप कोई भी ले लो, वैसे तो एक्चुअल डायरेक्शन ये है, बट मैं नेगेटिव डायरेक्शन लेके बता देता हूँ कि देखो आंसर कैसे आता है। अच्छा, वो डायरेक्शन क्यों है? क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है ना, इसका वेट ज़्यादा है तो ये बोट को पीछे ढकेलेगा, ये नहीं, ठीक है। सो हम मान लिया कि एक्स भाई यहाँ पे चला, तो 50 वाला कितना चलेगा? 50 वाला चलेगा 2 - x, मतलब ये सेंटर पे तो जाएगा बट तब तक x डिस्टेंस बोट भी पीछे चली जाएगी। तो अगर कोई ग्राउंड से देखेगा, कहाँ से रखना रहता है इसको हम लोगों को? विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से, अर्थ के फ्रेम से। सो जब ये 2 मीटर आगे जाएगा तो डिस्टेंस ही x मीटर पीछे जा चुकी रहेगी। सो 2 - x मीटर ये कवर करेगा। अगर हम 60 वाले की बात करें, सो बोट आगे भी जा रही है और ये 2 मीटर आगे भी जा रहा है। याद करो मैंने आपको बताया था ये साइन हम नेगेटिव लेते हैं, तो ये 2 मीटर यहाँ पे भी चला, मतलब -2, और साथ ही में इसको -x भी चलना पड़ेगा, -2 - x। क्यों? क्योंकि जब ये आगे बढ़ा तो बोट पीछे गई, और जब बोट पीछे गई तो इसका जो सेंटर था वो भी आगे गया। मतलब इसने अपना 2 मीटर तो कवर किया बट बोट पीछे गई है, तो सेंटर अब यहाँ पे आ गया है। तो जो x डिस्टेंस ये आगे बढ़ी है वो x डिस्टेंस इसको और आगे बढ़ना पड़ेगा, और क्योंकि डायरेक्शन इस साइड नेगेटिव लेते हैं तो इसका आएगा डिस्प्लेसमेंट -2 - x, बोट का 40 - x। बस यही तक दुविधा थी। चलो, 0 m1 dr1 प्लस m2 dr2 प्लस m3 dr3। अब बाकी सब आप लोग जानते हो कि सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगा। m1 कितना है भाई? 50, dr1 कितना है? 2 - x, m2 कितना है? 60, dr2 कितना है? -2 - x, m3 कितना है? 40, dr3 कितना है? -x। 40 - x यहाँ पे आ जाएगा 40x इज इक्वल टू 100 - 50x -120 -60x ओके, ये हम लोग उधर ले जा चुके हैं, ठीक है। सो 100 - 120 आ जाएगा -20, और ये आ जाएगा -110x, और ये है 40x। सो इसको यहाँ पे लेकर आओ तो ये हो गया 150x इज इक्वल टू -20, 0 से 0 कैंसिल, x आ गया -2/15। अब इसको कैंसिल कर दो, सो x आ जाएगा -1.503 मीटर, -1.3 मीटर। मतलब हमारा आंसर, हमारा डायरेक्शन जो था वो हमने गलत लिया था, इसलिए माइनस आया। इसका मतलब असली डायरेक्शन क्या है? ये वाला 1.3 मीटर बोट आगे बढ़ी, ठीक है। बोट हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड 1.3 मीटर, 1.3 मीटर फॉरवर्ड। चलिए अब थोड़ा सा और लेवल बढ़ा देते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे बंदा खड़ा है, और बंदा 1 फीट की ऊंचाई से कूदकर सुसाइड करना चाहता है, ठीक है। सो ये सुसाइड करने के लिए इसका मास है 25 kg और प्लेटफॉर्म का मास है 10 kg।
सो ये सुइसाइड करने के लिए आगे कूदा 5 मीटर पर सेकंड से। सो आपको क्वेश्चन में पूछा है कि जब ये आगे कूदेगा तो ऑब्वियस ही बात है ट्रॉली को पीछे ढकेलेगा। आप जब आगे कूदते हो तो आप पीछे वाली चीज़ को पीछे ढकेलते हो। मतलब जैसे आप एक स्टूल पर चढ़ जाओ और स्टूल से कॉर्नर पे जाके जंप करो। कॉर्नर से क्यों? क्योंकि सरफेस पे यहाँ पे फ्रिक्शन लेस है, तो फ्रिक्शन लेस तभी दिखेगा जब कॉर्नर पे आप लोग जाओगे थोड़ा सा। तो वहाँ से जंप जब करोगे तो आप भी गिरोगे, स्टूल भी पीछे गिरेगा। डोंट ट्राई दिस एट होम, ठीक है, ये सिर्फ एक्सपर्ट लोग कर सकते हैं। सो डोंट ट्राई दिस एट होम। तो आगे जाए, आगे जब आप गिरोगे तो स्टूल भी पीछे जाएगा। सो वही यहाँ पे ट्रॉली है, ये पीछे जाएगी, प्लेटफॉर्म पीछे जाएगा। सो पीछे कितने वेलोसिटी से जाएगा, यही आपका क्वेश्चन है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म आफ्टर मैन जंप्स। सो बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, बस न्यू टाइप का है तो आपको डर लग रहा होगा। प्लेटफॉर्म आफ्टर मैन जंप्स, सारे क्वेश्चन नोट कर लो भाई, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, DVCOM इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन M1 प्लस M2। सो मैंने आपको बोला था कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहता है, 0। अगर सिस्टम इनिशियली रेस्ट पे था तो फाइनली रेस्ट पर रहेगा, फाइनली रेस्ट पर रहेगा तो सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 रहेगा। सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। सो ये हो गया 0 और ये इससे मल्टीप्लाई होकर हो गया 0। सो 0 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2, ठीक है। अच्छा, वैल्यूज रख दो। मास है इसका 25 kg, ये इस साइड की वेलोसिटी है, सो -5। इसका मास है 10 और ये है V2, इसको यहाँ कर दो। सो -125 इज इक्वल टू 10 V2, ठीक है। सो 10 से इसको काट दो, V2 आ जाएगा 12.5 मीटर पर सेकंड। V2 आ जाएगा, ये माइनस था यहाँ के प्लस हो गया, वही मैं सोच रहा था। V2 हो गया 12.5 मीटर पर सेकंड। सो इसका मतलब जो प्लेटफॉर्म है ये इस साइड जाएगा 12.5 मीटर पर सेकंड से। अगर ये बंदा 5 मीटर पर सेकंड से कुछ कूदेगा तो। अब ये इतनी कम वेलोसिटी से कूदा, वो इतनी तेज वेलोसिटी से भागा, क्यों? क्योंकि इसका वेट कम है। अगर ये 100 kg का होता तब वैल्यू क्या होती, देखो ये हो जाता 100, तो यहाँ पे वेलोसिटी आती 1.25, ठीक है। तो थोड़ा सा फील रहेगा ना, तो आप लोग देखते ही समझ जाओगे कि कौन सा आंसर हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये समझाओगे। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर लेक्चर को एंड करते, पक गए होंगे आप। चलिए, सो अभी हमारे पास यहाँ पे एक ट्रॉली है और यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, मास M का। ट्रॉली का मास भी M है, कैपिटल M। तो मैं कभी कभी कैपिटल M छोटे m को छोटा बड़ा लिख देता हूँ, सो बुरा मत माना करो, देख के छापा करो, ठीक है। अच्छा, ये आगे बढ़ने लगा वेलोसिटी v से, तो आपको पूछा है वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली क्या होगी जब ये आगे बढ़ने लगेगा। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली व्हेन मैन स्टार्ट्स moving with velocity v with respect to trolley, moving with velocity v with respect to trolley। अब ये क्वेश्चन डेंजर है, पूछो क्यों या फिर बताओ क्यों। क्योंकि यहाँ पे आपको वेलोसिटी दी हुई है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। ये जो v आपको दिया है ये विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आपको दिया हुआ है। ये मैन जो v वेलोसिटी से चल रहा है ये विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आपको दिया हुआ है, ठीक है। सो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आपको दिया हुआ है। सो इसका अगर हम फॉर्मूला लिखे तो क्या हो जाता था, VMG माइनस VTG। जी क्या है, ग्राउंड। सो लेट्स से कि ये ट्रॉली पीछे जाएगी u वेलोसिटी से, ओके। सो वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी, ट्रॉली पीछे जा रही है, मतलब ये होगी माइनस u। सो v माइनस u आ जाएगा और ये आ जाएगा VMG। और इसको हम लोग समझ भी सकते थे, भाई ये v वेलोसिटी से जा रहा है, ये u वेलोसिटी से पीछे आ रही है, तो जो भी सामने देखेगा उसको लगेगा कि भाई दोनों ने एक दूसरे की स्पीड काट दी, तो v माइनस u, ठीक है। दोनों तरीके से समझ सकते हो, मैथमेटिकल मेथड भी और ये भी। सो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है VCOM इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन M1 प्लस M2। तो सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 रहेगा, 0 रहेगा, सो ये M1V1 प्लस M2V2, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, आदमी का मास m है, उसकी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड v माइनस u है। ट्रॉली का मास m है, इसकी वेलोसिटी माइनस u है, इसको यहाँ भेज दो, सो ये mu, ये हो गया mv, ये हो गया mu को यहाँ भेज दो, सो mu प्लस mu इज इक्वल टू mv। u कॉमन ले लो, सो बड़ा m प्लस छोटा m इज इक्वल टू आ जाएगा mv। सो u आ जाएगा mv अपॉन बड़ा m प्लस छोटा m। सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है। सो इनको रिवाइज करते रहो, सीधा सीधा आंसर भी मार देना, ठीक है। सो ये कुछ फालतू बातें थी, इम्पॉर्टेंट बातें थी लॉज ऑफ मोशन के सेंटर ऑफ मास के सेकंड लास्ट टॉपिक की, ठीक है।
इसके बाद हम लास्ट टॉपिक कवर करेंगे जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में लास्ट में दिया है, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। ठीक है, आप लोग इन सभी को नोट कर लो, अच्छे से रिवाइज कर लो, और अगर क्वेश्चंस होंगे तो उन्हें सॉल्व कर लो। खैर मुझे तो मिले नहीं, बिकॉज वो रोटेशनल मोशन के चैप्टर में एनसीईआरटी के थोड़ा ढूंढने में मुझे प्रॉब्लम हुई, और वैसे भी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। अभी मैं पीवाईक्यूज कराऊंगा तो और लेट होगा। आप ट्राई करो, 100% श्योरिटी आप खुद से कर ले जाओगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।